वैसे एग्जाम में पूछेगा। अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। या इसी को बोल सकते हैं अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि m इक्वल क्या हुआ, ये पूछ रहा है, सिद्ध करने के लिए पूछ रहा है। चलिए किस दर्पण में बोल रहा है, अवतल दर्पण में। ये क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। और ये क्या है, मुखअक्ष। और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा, वक्रता केंद्र। और यहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा, फोकस। अब देखिएगा, हम किसी वस्तु को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे और मुख अक्ष के समानांतर एक किरण को खींचेंगे, जो प्रवर्तन के बाद कहाँ से ऊपर गुजरेगा, फोकस से ऊपर गुजरेगा, ठीक है। और देखिए, एक किरण को डायरेक्ट कहाँ पे लेके जाएंगे, ध्रुव के पास। जो प्रवर्तन के बाद यहाँ पे कटेगा, और जहाँ पे कटेगा उस वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा, ठीक है। देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वस्तु क्या है, ए बी, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत है किसी को भी? अब देखिएगा, ये क्या है, आपतित किरण, और ये क्या है, परावर्तित किरण। ये क्या है, आपतित किरण, और ये क्या है, परावर्तित किरण। दर्पण में यहाँ पे नाम देंगे एम और इसको एम डैश। बस अब जो चित्र में दर्शाए हैं बस उसी को लिख देंगे। लिखेंगे माना कि एम कॉमा एम डैश एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव और वक्रता केंद्र सिंह। हम किसी वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखें। देखिएगा, आप लोग बोलेगा कि अनंत और ध्रुव के बीच कैसे रखें, आप तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखें, लेकिन हम समझ लेंगे कि इसके बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। तो कहाँ पे रखे हैं, फोकस और अनंत के बीच। बोलेंगे ए बी एक वस्तु है। क्या हम लिख सकते हैं कि इसको कहाँ रखे हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि इसको मुख अक्ष के ऊपर रखें, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी एक वस्तु है जिसको वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया है, जिसको देखिए। एक बात और आप लोगों को बताएंगे, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम वस्तु को कहाँ रखे हैं, वक्रता और फोकस के बीच, तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। देखिए, जिसको वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा
द्वयम है जिसका प्रतिबिंब विदेश है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया। लेकिन जैसे कि हम और सब दर्पण में बताते आए हैं, जो सिद्ध कर रहे थे उसमें हम बताते आए हैं कि त्रिभुज को इसमें क्या करना होता है, समरूप करना होता है। क्या करना होता है, समरूप करना होता है। तो देखिएगा हम इसमें कौन कौन सा दो त्रिभुज को लेंगे। जैसे ही हम दो त्रिभुज को समरूप करेंगे उसके बाद मेरा ये जो है ना सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसमें हम कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे। देखिए प्रतिबिंब के द्वारा एक जो त्रिभुज बना होगा उसको लेंगे और वस्तु के द्वारा जो एक त्रिभुज बना होगा उसको लेंगे। देखिए तो इसमें ये वाला ए बी पी वस्तु के द्वारा बना हुआ त्रिभुज है, ए डैश बी डैश टी प्रतिबिंब के द्वारा बना हुआ त्रिभुज है। देखिएगा इसमें जब हम आवर्धन बराबर बता रहे थे तो हमेशा प्रतिबिंब को कहाँ रख रहे थे, ऊपर रख रहे थे और वस्तु को नीचे रख रहे थे। उसी तरह जब हम इसको सिद्ध करेंगे तो जो प्रतिबिंब होगा ना, प्रतिबिंब द्वारा बना ट्रायंगल को ऊपर लेंगे और ऑब्जेक्ट द्वारा बना प्रतिबिंब को नीचे लेंगे, बना ट्रायंगल को नीचे लेंगे। देखिएगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी एंड ट्रायंगल ए बी पी, ए बी ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है, समरूप करना है। क्या करना है, समरूप। देखिए यहाँ का और यहाँ का क्या होगा, बराबर होगा, 90 डिग्री का होगा। तो लिख सकते हैं इसको मान लेंगे एंगल 1 और इसको मान लेंगे एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बराबर होगा किससे, समकोण से। देखिए एक बात इसमें दिख रहा होगा, ये क्या है, आपतित किरण और ये क्या है, परावर्तित किरण। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो ये वाला और ये वाला बराबर हो गया। इसको मान लेंगे एंगल 3 और इसको मान लेंगे एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बराबर हो गया किससे, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया। जब दो कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज कैसा होगा, समरूप। कैसा होगा, समरूप। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी समरूप ट्रायंगल ए बी पी। ठीक है, अब आप लोगों को हम बता दें, जब से हम दर्पण सूत्र सिद्ध करते आ रहे हैं तब से हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। देखिएगा तो देखिए लंब बटा लंब और आधार बटा आधार। तो लंब इसका क्या है, ए डैश बी डैश बटा, इसका लंब क्या है, ए बी इक्वल टू, इसका आधार क्या है, ए डैश बी और इसका क्या हो जाएगा, ए बी। यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को। अब देखिएगा चिन्ह परिपाटी से अब चलेंगे, किसे, चिन्ह परिपाटी से। ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए डैश बी इक्वल टू क्या होगा और ए पी इक्वल टू क्या होगा। तो देखें ए डैश बी डैश, तो इसको क्या हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज है, कह सकते हैं कि नहीं। तो देखें ये जो प्रतिबिंब बना है जो मुख अक्ष के ऊपर है या नीचे, तो जब नीचे है तो किसमें होगा, माइनस में या प्लस में, हाइट ऑफ इमेज ये हो जाएगा किसमें, माइनस में। ठीक है, और ये जब दर्पण के ऊपर बनेगा ए बी, तो दर्पण के जब ऊपर बनेगा तो किसमें होगा, प्लस में।
तो ए बी को हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसमें है? प्लस में। कोई दिक्कत? देखिए ए डैश बी है, तो देखिए ए डैश बी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी है तो उसको किस प्रतिबिंब को किससे डिनोट करते हैं? भी से। और ये दर्पण के कहां है? आगे है। दर्पण के आगे है तो किसमें होगा? नेगेटिव में। किसमें होगा? नेगेटिव में। अब देखिएगा ए और बी बोल रहा है, तो ए बी, ए क्या है? वस्तु की दूरी। तो पी से ए की दूरी को क्या कहेंगे? वस्तु की दूरी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? यू से। यू से। और यह दर्पण के आगे है तो क्या लग जाएगा? माइनस। कोई दिक्कत? अब ये जितना वैल्यू आया है उन सबको इसमें पुट करेंगे। देखिए ए डैश बी डैश की जगह पर क्या लिखेंगे? माइनस हाइट ऑफ इमेज बटा ए बी की जगह पर क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू भी। यहाँ ए डैश के बदले में क्या लिखेंगे? माइनस भी। और ए बी के बदले में क्या लिखेंगे? माइनस यू। देखिए माइनस माइनस कट गया। हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या लिख सकते हैं? ए माइनस में इक्वल टू क्या हो गया? वी बाई यू। तो एम इक्वल टू जो माइनस है उधर चल जाएगा तो माइनस भी इक्वल टू यू। क्या प्रूफ हो गया? कोई दिक्कत है?